नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th गोधुली का जो गद्य खंड का 8वां चैप्टर है खत्म करने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन का क्या अर्थ होता है। बेसिकली देखिए, आज का ये जो चैप्टर है इसमें आपको लेखक परिचय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग करेंगे, भैया आप बोल रहे थे हर चैप्टर में लेखक परिचय आवश्यक है, लेखक परिचय आवश्यक है। आज वाला चैप्टर में आप लेखक परिचय ही हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर है जित जित मैं निरखत हूं, यह क्या है? एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार बोलेंगे तो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, पॉडकास्ट देखते होंगे ना, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे आते रहते हैं। दो व्यक्ति मिलकर आपस में बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। इसी प्रकार यह साक्षात्कार है। जित जित मैं निरखत हूं, ये साक्षात्कार किनका है? ये इंटरव्यू किनका है? ये इंटरव्यू है पंडित बिरजू महाराज का। और ये पूरा साक्षात्कार, पूरा इंटरव्यू हमारा जो है पाठ के रूप में दिया गया है। ये पूरा इंटरव्यू कहीं और किसी पेपर में छपाया होगा, वहां से ये जाके ले आया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। पंडित बिरजू महाराज एक बहुत बड़े, मतलब आप बोल सकते हैं, व्यक्ति हैं नृत्य कला के क्षेत्र में। तो उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज, इस जित जित में निरखत हूं के लेखक के रूप में पंडित बिरजू महाराज को कंसीडर किया गया है। ये जो है, अगर हम ये लोग इनके पूरे जीवनी के बारे में, ये पूरा अध्याय है, मतलब समझ रहे हैं, जिसका अध्याय में ही पूरा जीवनी हो उसका लेखक परिचय तो हम लोग अध्याय में ही निपटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। उससे पहले जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे, जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारा और भी वीडियो है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, हिंदी में है, संस्कृत में है, इंग्लिश में है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, सारा सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। एक कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जा रही है रोशनी पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें 2026 के लिए जो बच्चे मैट्रिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ से कंप्लीट सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक, सभी चैप्टर आपको कवर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन का जो कैप्टन सीरीज का बुक है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपका जो भी बीटीवीसी के बुक में अंदर जो भी कंटेंट है एज इट इज मिलता है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर मिलता है। तो एक कंप्लीट बुक है। बुक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग जित जित मैं निरखत हूं के बारे में हम लोगों ने जान लिया। एक एक करके पूरा जो साक्षात्कार है, पूरा जो इंटरव्यू है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बुक के बारे में बताया था, तो ये जो हमारा जित जित मैं निरखत हूं आपका गोधुली गद्य खंड का है, 8वां चैप्टर है। ये पूरा, अगर आप गोधुली जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ अलग लग रहा होगा, ये हमारे रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली है। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते होंगे, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली हमारे तरफ से लॉन्च किया गया है। पिछले विगत 17 सालों से रोशनी पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। और हमारा ये जो बुक है या और भी बुक है, वो बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा, खास अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, खास अनुभवी मार्गदर्शकों के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें आपका पूरा बीटीवीसी का जो भी सिलेबस का जो भी आपका लेखक परिचय है, चाहे आपका चैप्टर है वो भी है, क्वेश्चन विथ आंसर है, यानी हर एक चैप्टर में जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन आंसर भी बनाया हुआ है। इसके अलावा ग्रामर वाला पोर्शन का भी क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है। तो एक कंप्लीट बुक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे फोटो दिया गया है। हमारे वो जो लिंक है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा बुक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश और संस्कृत की भी बुक है, जिसमें आपको मिलेगा इंग्लिश का हिंदी किया हुआ पूरा चैप्टर मिलेगा, संस्कृत का हिंदी किया हुआ मिलेगा, ताकि आप पूरे चैप्टर को समझे, ना सिर्फ पढ़ें बल्कि आप पूरे चैप्टर को समझे और समझ के एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर पाए। ज्यादा बकबक ना करते हुए बैक टू आवर चैप्टर। जैसे कि हम लोग सारा अभी तक पढ़ रहे हैं, लेखक परिचय, चैप्टर, क्वेश्चन आंसर का हमारा एक अलग सेपरेट वीडियो आता है, और इसका भी हमारा क्वेश्चन आंसर का अलग सेपरेट वीडियो आएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेखक परिचय और जित जित मैं निरखत हूं, जो पूरा साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है, जो पूरा इंटरव्यू है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जित जित मैं निरखत हूं के लेखक या वक्ता, या फिर आप बोल सकते हैं जो इंटरव्यूअर है, मतलब जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो इन्हीं के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इनका क्या है? जन्म 4 फरवरी 1938 को, वसंत पंचमी के एक दिन पहले। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? ये जो है हमारे चैप्टर में है, ये हमारे चैप्टर में है। जब ये बोलेंगे, ये पूछा जाता है इनसे कि अपने बारे में बताइए,
तो ये कहते हैं कि मेरा जन्म 4 फरवरी 1938 को वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। पूरे जीवन के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी ब्रीफली जान लेते हैं लेखक परिचय में। 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। लखनऊ के घराने के वंशज थे। कथक की 7वीं पीढ़ी थे, यानी कथक इन्हें विरासत में मिली थी। माता पिता का अंतिम संतान थे। इससे पहले इनकी दीदी हुई थी। उनके बाद सबसे अंत में पंडित बिरजू महाराज। सौम्य, मिलनसार, सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं पंडित बिरजू महाराज। इनके लेखन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है लेखन से नहीं है, इनका जो क्षेत्र है साहित्य से नहीं है, इनका जो क्षेत्र है कथक से है, इनके व्यक्तित्व से है। तो सहज मुस्कान और बच्चों सा भोलापन रहता है पंडित बिरजू महाराज के चेहरे में। मंच पर अद्भुत फूर्ति और नृत्य की अद्वितीय लालित्य नजर आती है। कथा नृत्य की नई ऊंचाइयों देने वाले कलाकार हैं। कथक नृत्य को एक नई ऊंचाई देने वाले कलाकार हैं। कौन? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का संबंध इनमें से किसका है? भरतनाट्यम, कथक और भी बहुत सारे आपके नृत्य के नाम दिए जाएंगे, तो उसमें आपको कथक लगा के आना है। कथक के ललित के कवि हैं। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं, मतलब समझ रहे हैं? कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं, यानी इन्होंने कथक पे कमांड कर लिया है। क्या कर लिया है? कमांड कर लिया है। निरंतर साधना, सृजनात्मक और सौंदर्य बोध के धनी है। कथक के व्याकरण को एक नया काव्य और सौंदर्य प्रदान किया गया है। YouTube पे इनके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जब आप देखने जाएंगे ना आप बिल्कुल मोहित हो जाएंगे। अभी डिस्को और हिप हॉप के जमाने में इनके कथक में जिस तरह लोग जो है भाव विभोर हो जाते हैं, देखने को बनता है। अगर आप भी इनका देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे इनका बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे इनके प्रोग्राम पड़े हुए हैं, जिसको देख के आपको लगेगा नहीं कि ये हमारे भारत के जो कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज है इतने अच्छे, और इनकी चेहरे की जो मासूमियत है वो आपको बिल्कुल प्रभावित करेगी। आप एक बार अगर देखना चाहते हैं जाके देख लीजिएगा, लेकिन इस क्लास करने के बाद। परंपरा का सम्मान करते हुए आधुनिक दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी है। शास्त्रीय कला और गतिशील को समकालीन बनाए रखा है। आगे हम बात करेंगे और भी इनके व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे, लेकिन खत्म। और ये पूरा चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। ज्यादा हम लोग लेखक परिचय बड़ा नहीं किए हैं, क्योंकि इनका पूरा जीवन परिचय, लेखक परिचय हमारे आज के इस पाठ में इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके पूरा जीवन परिचय, इस पूरे लेखक परिचय में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जित मैं निरखत हूं कि लेखक कौन है। वो वैसे आपको पूछेगा, क्योंकि जित मैं निरखत हूं लिखा नहीं गया, ये एक इंटरव्यू है। किनकी रचना है? तो पंडित बिरजू महाराज आप यहाँ लगा सकते हैं, बस इतना ही। किनकी जीवनी है या फिर किनका साक्षात्कार है? हाँ, जित मैं निरखत हूं किनका साक्षात्कार है? तो पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार है। दैट्स इट। पाठ परिचय में मूल सूत्र नटरंग पत्रिका, यानी ये जो मैं जित मैं निरखत हूं, ये जो है इसका मूल स्रोत बोले तो यह जो है कहां से लिया गया है? नटरंग पत्रिका से लिया गया है। यानी इनका जो इंटरव्यू है वो नटरंग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और वहां से आके ये फिर कहां? जित में निरखत हूं हमारे बुक में आया था। अब इसके लेखक रश्मि वाजपेयी, शिष्या और संपादिका, यानी इनके जो लेखक हैं, लेखक बोले तो ये जो नटरंग पत्रिका में इनका इंटरव्यू छापे, इनका इंटरव्यू लिए, वो कौन है? रश्मि वाजपेयी। क्या? रश्मि वाजपेयी इनकी शिष्या थी और संपादिका थी। कहां? नटरंग पत्रिका में। पाठ में महाराज की आत्मकथा पर विचार है। अतरंग जीवन के अनुभव और नृत्य शैली की विशेषताओं का यहाँ पे अनावरण किया गया है। इसके अलावा सरल बातचीत में महाराज के व्यक्तित्व की भी झलक दिखती है। कौन महाराज? पंडित बिरजू महाराज के व्यक्तित्व की झलक देखने को मिलती है। आई होप आपको इतना चीज में तनियों कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी दिक्कत हो रहा है आगे सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। लेखक परिचय हमारा इतना ही है। क्यों? क्योंकि ये जो लेखक परिचय है ये हमारा पूरा पाठ परिचय है। हमारा लेखक परिचय ही हमारा पूरा पाठ परिचय है। आप नहीं समझ पा रहे हैं? समझिए, पंडित बिरजू महाराज पे ही ये पूरा पाठ है। पंडित बिरजू महाराज पे ही ये पूरा हमारा पूरा चैप्टर पर पंडित बिरजू महाराज के जीवन पे है। तो ये पूरा पढ़िए। पंडित बिरजू महाराज का लेखक परिचय पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जानिए, जित मैं निरखत हूं, ये किसका साक्षात्कार है? पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार है। दैट्स इट। ये 3 स्लाइड में इतना ही है। अब मेन इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। ये है पहली आपकी भूमिका है। क्या है? पहले ये आपकी भूमिका है। ऊपर एक छोटा सा इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले, आज कला प्रेमी, इसको चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ, आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। यानी कला प्रेमी के
बीच और नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। जो लोग कला से प्रेम करते हैं वो जानते हैं कथक का मतलब बिरजू महाराज और बिरजू महाराज का मतलब कथक। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशीलता सृजनात्मक के संयोग से ही यह संभव हो सका है। क्या? कथक का उनका पर्यायवाची बनना। आप पढ़ाई को अपना पर्यायवाची बना लीजिए, आप अपने जो मेहनत है उसको पर्यायवाची बना लीजिए, तो आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार पंडित बिरजू महाराज ने अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशीलता का सृजनात्मक के संयोग से ही वह ऐसा संभव कर पाए हैं। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक और सौंदर्य बोध को और काव्य दिया है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक, सौंदर्यबोध और काव्य दिया है। वे कथक के ललित के कवि हैं। वे कथक के ललित के कवि हैं। समझ रहे? सारा पिछला आपका कनेक्ट होते जाएगा। परंपरा के प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक की अनेक नई दिशाओं का विस्तार किया है। सब यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज के बारे में बात हो रही है। तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है। यानी हमारी जो पुरानी शास्त्रीय कला है वह स्थिर नहीं है, उसमें निरंतर विकास हो सकता है। जैसे होता है ना, कुछ चीज लोग कहते हैं अरे ये तो पुराना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारी पुरानी परंपराओं में, हमारी पुरानी नृत्य शैलियों में भी परिवर्तन हो सकता है, वो भी अपडेट हो सकते हैं। जब छोटा से छोटा ऐप का भी जब अपडेट आता है तो ये तो हमारी एक पूरी संस्कृति है, हमारी एक पूरी सभ्यता है। तो उसी प्रकार कथक को भी उन्होंने अपडेट किया है। उन्होंने कहा ये स्थिर नहीं है, ये हमेशा कुछ नया करने वाला चीज है, ये कुछ हमेशा इसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता है। उनमें से एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार ने मानो 7 पीढ़ियों के सौंदर्य को केंद्रीभूत किया गया है। यानी 7वां पीढ़ी थे क्या? अपने जो कलाकार थे, यानी इनके जो कलाकारी में जो थे, इनके 6 पीढ़ी ऊपर तक के जितने भी वंशज थे सब कलाकार ही थे, सब कलाकार ही थे। और इस 7वां पीढ़ी में थे जो कलाकार जन्मे थे। और ये 7वां पीढ़ी जो है अपने पीछे के, अपने पूर्वजों के, अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, अपने परदादा जी का, अपने छरदादा जी का, सबका नाम रोशन किया इन 7वीं पीढ़ी के पंडित बिरजू महाराज ने। साम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चों सा भोलापन के लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाजा लगाना कठिन है। यानी इतने सरल हैं, इतने हंसमुख हैं, इतने घुलनशील व्यक्ति हैं कि लगेगा नहीं कि हम एक महान व्यक्तित्व के पास हैं। हम एक कथक सम्राट, जिन्हें कथक के महाराज पंडित बिरजू महाराज कहा जाता है, जिन्हें कथक का सम्राट कहा जाता है, हम उनके सामने रहेंगे और हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा अरे आप ही बिरजू महाराज हैं। तो वही होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल सरल भाव में रहेंगे, सादा जीवन उच्च विचार टाइप रहेंगे। तो इस तरह से ये आपका पहला पैराग्राफ है। आगे हम लोग देखेंगे और भी है। इंटरव्यू आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। कहाँ से? यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी हम लोग ओवर से देख रहे हैं, आपका भूमिका देख रहे हैं क्या है। किंतु बात करते करते उनका ना जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। रश्मि वाजपेयी ये लिख रही हैं, पहले उनके जो अनुभव है इंटरव्यू लेने से पहले या इंटरव्यू के लिखने से पहले उन्होंने क्या क्या अनुभव किया उनके अराउंड, पंडित बिरजू महाराज के आसपास उन्होंने क्या अनुभव किया, पहले अपना अनुभव लिख रही हैं। किस तरह के व्यक्तित्व हैं पंडित बिरजू महाराज, उनका बारे में पहले लिख रही हैं। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, पंडित बिरजू महाराज ने क्या कहा, एज इट इज हम लोग पढ़ेंगे। अचानक कुछ कौंधता सा उनकी आंखों में और फिर वही फुसलती सी सरल मुस्कुराहट, दोबारा बदन, मंझोले कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। यानी उनके पूरे जो सौंदर्य का है वो वर्णन किया। फुसलती सी सरल मुस्कुराहट, हल्का सा मुस्कुराहट पंडित बिरजू महाराज का, दोहरा बदन, मंझोले कद, चेचक के हल्के दाग है, उनके चेचक हो गया होगा तो उनका कुछ दाग रह गया होगा, आंखों का ढीला ढाला व्यक्तित्व मंच पर एक कदम, और जब वैसा व्यक्ति मंच पर एकदम आता है तो और क्या ही गजब की लोच, फुर्ती और हल्कापन। कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो गया हो। यानी उनके अंदर कथक में क्या फुर्ती होती है, इस तरह से फुर्ती से वो नृत्य करते हैं, वो क्या मतलब क्या दर्शकों को लुभाने वाला होता है।
पंडित बिरजू महाराज की सुयोग्य शिक्षा, मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी महाराज ने से बातचीत संपादित रूप से अविकल प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज के अतरंग जीवन, उनके आत्मकथाओं में झलक उठता है। पाठ के इस क्रडखंड अतः पाठ उन्हीं को दो काव्य रचनाओं में से रचनाओं के हैं। यानी इसमें इस पाठ में किसके, रश्मि वाजपेयी की बातचीत संपादित रूप में अब बातचीत के बहाने पंडित बिरजू महाराज के अतरंग जीवन और आत्मकथाओं की झलक उठता है। पाठ के खंड के अंतः इसके बीच में उन्हीं के दो काव्य रचना है। किनके दो काव्य रचना है यहाँ पे था, पंडित बिरजू सुयोग शिक्षा नटरंग, हाँ रश्मि वाजपेयी की आपके, हाँ वाजपेयी की खुद की रचना दो इसमें है। रश्मि वाजपेयी की दो रचनाएं उनके बीच में उन्होंने डाला है। पंडित बिरजू महाराज को सोचते हुए, पंडित बिरजू महाराज को कहते हुए हम लोग इसमें ऐड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ इधर उधर हो गया था। रश्मि वाजपेयी पहुंचती हैं, यहाँ से आपका इंटरव्यू शुरू होता है। आपका जो इंट्रोडक्शन है खत्म हो गया है, इंटरव्यू अब यहाँ से। आप ऐसा ना इमेजिन कीजिए कि दो चेयर हैं, एक इधर एक इधर, एक साइड रश्मि वाजपेयी, दूसरे साइड पंडित बिरजू महाराज, और ये आपस में बात कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो दोनों आपस में क्या बात करेंगे ना, ये बस सुनेंगे। दोनों के बीच में आपस में क्या बातें होती है सुनेंगे, और पंडित बिरजू महाराज क्या कहते हैं इसको सुनेंगे, तथा उनके जीवन के बारे में सोचेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि उन्होंने क्या संघर्ष किए, क्या उन्हें मिला, क्या वो पा लिए, क्या वो पाना चाहते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। रश्मि वाजपेयी कहते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, अपने बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। बिरजू महाराज, जन्म मेरा लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में, कहा जाफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। समझ रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज अपने बारे में, अपने जन्म के बारे में इतना चीज बता दिए कि इनका जन्म कुंडली कोई बना सकता है। क्या जन्म कुंडली कोई बना सकता है? इनको आप एस्ट्रोटॉक पे डाल के पूछिएगा कैसा, क्या व्यक्ति, किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं ये, कैसे व्यक्ति हैं ये, क्या है इनका जन्म स्थान लखनऊ का जाफरीन अस्पताल, 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। घर में आखिरी संतान है 3 बहनों के बाद, यानी इनसे पहले 3 बड़ी बहनें थीं और सबसे छोटी बहन मुझसे 8 साल बड़ी है। अम्मा तब 28 के लगभग रही होंगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बापूजी वहां 22 साल रहे, यानी इनके सभी बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, रामपुर के बाद इनके बापूजी लखनऊ शिफ्ट हुए, और लखनऊ शिफ्ट हुए तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था जाफरीन अस्पताल में। बड़ी बहन 15 साल बड़ी थी, और जब बड़ी बहन 15 साल बड़ी थी और जब बिरजू महाराज का जन्म जब हुआ उस समय अम्मा 28 साल की थी। इशारों में कह रहे हैं उस समय जब मेरी माँ का जब पहली संतान हुई होंगी तो मेरी माँ की उम्र हो सकता है 13 वर्ष रही होगी। उस समय बापूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कुछ कलाकारों को मांग लिया करते थे। पटियाला भी गए थे, रायगढ़ 2-2.5 साल भी रहे होंगे, रामपुर लौट कर आए। रामपुर काफी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। हलकरे आ गए तो जाना ही पड़ता था, चाहे जो भी वक्त हो। यानी रायगढ़ और क्या लखनऊ, ये दोनों पंडित बिरजू महाराज से कनेक्ट करता है। यानी आप देख रहे हैं ये 7वीं पीढ़ी थे कलाकारों के। तो उस समय के जो राजा होते थे, जो नवाब होते थे, वो कलाकारों को बुलाते थे अपने सभा में, अपनी राज्यसभा में, अपनी यहाँ कोई उत्सव में कलाकारों को बुलाते थे। ये कहते हैं कि उस समय कोई राजा अगर बुलाते थे तो हम लोग को जाना ही पड़ता था, चाहे समय कुछ भी हुआ कड़ा हो। बापूजी बीच बीच में रायगढ़ जाते थे, फिर कभी लखनऊ आते थे, तो इस तरह चलता रहता था। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। कौन? लखनऊ के नवाब साहब को। मैं नाचता था जाकर, पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था, चूड़ीदार पजामा साफा अचकर पहनकर। यानी 6 साल की उम्र में जो है नवाब साहब को पंडित बिरजू महाराज का नृत्य पसंद आ गया। वो बोलते थे तुम भी आना, ठीक है, सिर्फ बाबूजी नहीं तुम भी आना, तुम्हारा भी नृत्य बहुत ही प्यारा है,
ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज उनके दरबार में जाते थे और बताते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि मैं नाचता था वहां जाकर और पीछे पैर मोड़कर, जब नहीं नाचने का होता था तो पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था। कैसे? चूड़ीदार इतना पजामा में ऐसे पीछे पैर मोड़कर बैठते थे और अचकन भी पहनना पड़ता था। थोड़ा सा बैठने में तकलीफ हुआ होती होगी। आगे बढ़ जाइएगा हम लोग। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान, उन्होंने हमारी तनख्वाह भी बांध दी थी। अम्मा, 6 साल का मेरा बेटा है, 3 बच्ची के बाद एगो बेटा हुआ, आग का तारा, इनको राजा जी 6वें साल में बुला लिए हैं। भले ही उन्होंने तनख्वाह बांध दी थी। बापूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। यानी पंडित बिरजू महाराज की नौकरी लग गई थी 6 साल में। बाबूजी रोज, हे प्रभु, छोटा सा बच्चा है, इसका नौकरी छुड़वा दीजिए, कैसो बढ़िया से अपना खेलेगा कूदेगा, ये क्या ही नाच रहा है जाके। नवाब साहब बहुत नाराज कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। यानी जब 22 साल गुजर गए तो पंडित बिरजू महाराज को नवाब साहब बोले, कुछ हुआ होगा बात में सर, छोड़ दीजिए सर, जाने दीजिए सर, इतना दिन हो गया, क्यों? तो नौकरी छूट गई अंततः 22 साल गुजरने के बाद। और आगे हम लोग बात करेंगे इससे क्या हुआ। नवाब साहब बहुत गुस्सा हो गए कि अगर तुम्हारा लड़का नहीं रहेगा तुम भी नहीं रहोगे। ऐसा है कि एक बाप और बेटे सेम दरबार में काम कर रहे हैं, दोनों को तनख्वाह मिल रही है। बाप सोच रहा है यार हम कमाते हैं, बाल बच्चा मेरा खेले कूदे पढ़े लिखे, लेकिन नौकरी छुट्टी तो पप्पा की भी छुट्टी, बेटे की भी छुट्टी, यानी बिरजू महाराज की भी छुट्टी। खैर बापूजी बहुत खुश हुए, बापूजी खुश हुए और उन्होंने मिठाइयां बांटी, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। छोड़ो यार, ये राजा नहीं तो कोई और राजा सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो इसी तरह से बापूजी जान छूटे। चलो छूटा जान। अब आगे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। प्रभु आप सुन लिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वहां से फिर निर्मला जी जोशी, यानी निर्मला जोशी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए, यानी निर्मला जी के स्कूल चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 की बात है, यानी 1943 की बात है। उस समय में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। यानी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था जुबली टॉकीज दिल्ली में, वहां पे इनका नृत्य का रखा गया, प्रोग्राम रखा गया। यह हॉल अभी भी है, मतलब अभी भी वो हॉल है जिस समय इंटरव्यू हो रहा है। इसमें से एक कलाकार के नाते आमंत्रित था, इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में मैं ना जाने क्या नाच रहा हूँगा, मतलब उस समय पता नहीं क्या ना, फिर भी हमको इनवाइट किया गया था। तबला बापूजी ने बजाया, अक्सर वे बजा देते हैं। यानी जब मैं नाच रहा था उस समय, वो जो जुबली टॉकी दिल्ली में जब मैं नाच रहा था उस समय तबला बाबूजी ने बजाया था, और वो बजा देते हैं जब हम नाचते हैं ना, तो तबला वही बजाते हैं बेसिकली। पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी, अक्सर जहां वे खुद नाचते तो वहां मुझे नचवाते थे और खूब जोरों से जमकर नाचता था। यानी धीरे धीरे हम पापा के साथ रहते थे ना, थोड़ा ऐसा हो जाता था कि जहां बाबूजी नाच रहे हैं वहां हमको भी नचवा ले, अरे ये भी मेरा बच्चा एकदम बिल्कुल, ये भी कथक क्या करता है। तो धीरे धीरे बिरजू महाराज को भी आदत हो गया, और जहां भी उनके बापूजी का प्रोग्राम होता था वहां पंडित बिरजू महाराज का भी एक छोटा सा नजराना हो जाता था। मुझे याद तो था नहीं, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़ों का मेजरमेंट में फट से याद कर लेता था। यानी इनको भले थोड़ा मोड़ा कुछ नहीं आता था, लेकिन कुछ बात देखो ऐसा है, ऐसे ऐसे नाचना है, ये सुर है, ये ताल है, ऐसे करके आपको डांस करना है, तो वो फटाफट बिरजू महाराज पकड़ के कर लेते थे। ठीक है, आगे बात करेंगे अब इसमें। जैसे दिग दिग थई ता थई, ये क्या है? यानी जो भी वो बोलते थे, वो सुर जो बोलते थे, ऊपर नीचे अंतरा जो भी होता है अपना डांस कथक का या आपके तबले के, तो वो जो भी बोलते थे वो मैं याद कर लेता था। अब जैसे वहां पे बोलते हैं जैसे दिग दिग था, सॉरी दिग दिग थे ता थई, तो ये सारी पंडित बिरजू महाराज को ये सारे सुर, ये सारे ताल याद हो जाते थे। मैं अंदाजा कर लेता था, यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू से ही अच्छा रहा। यानी कुछ भी स्वर आए एक बार बोल देते थे तो उस समय पंडित बिरजू महाराज को समझ में आता था कि इस सुर पे क्या नाचना है, कैसे नाचना है। ये उनके ईश्वर से, मतलब उनको फटाक से अंदाजा होता था। वो कहते ये भगवान की हमको देन है। खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिल जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में थे। यानी वहां जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ उसमें खूब नाचा। उस समय कपिल जी, लीला कृपलानी और हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में थे।
ये सभी हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में थे। बापूजी के साथ मैं रोज आता था, हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी टांगों में, यानी बापूजी के साथ वो रोज जाते थे और लौटते समय सो जाते थे। बिरजू महाराज बच्चे सो जाते थे वापस आते आते। मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। एक बार हैट पहने टांगा में लेटा था, पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी, हैट गिरा गया तो मुझे गुस्सा आया, आते हैं और स्कूल सो जाते हैं, तो उन्हें गुस्सा आया, आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। फिर उठाया इंडेवालन के पास। उस समय यूं भी डर था कि पहाड़ी से रात में बापूजी के हाथ छड़ी देख पुलिस वाले ने टोका भी, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे, यानी पार्टीशन के टाइम 1948 1947 का समय आ गया था। ये उस समय भी चल रहा था, बापू ये वापस आ रहे थे। पंडित बिरजू महाराज को बहुत पसंद था आपका, पंडित बिरजू महाराज को ऐसे सो के उसके ऊपर हैट, पुराना जमाना का मूवी नहीं होता है टे सो जाते थे पंडित बिरजू महाराज, अपने सर के ऊपर एक टोपी रख लेते थे ऐसा गोल का और फिर चलते थे। तो और टांगा चलाते थे बापूजी, टांगा के साथ एक छड़ी रखते थे। पार्टीशन का टाइम था, थोड़ा सा कस्मा कस्मी में कि आप छड़ी तक भी नहीं रखते, हिंसा का कोई भी सामान नहीं रख सकते, इस तरह का माहौल था। पुलिस उन्होंने पूछा भी, जब बापूजी का छड़ी देखकर पुलिस उनसे पूछते भी हैं। खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे, यानी उस समय यही सब ऐसा माहौल ही था, ऐसा ही ऊंच नीच होते रहता था, टाइम ऐसा ही बीता। लेकिन कपिल जी, लाला जी जो हायर ट्रेनिंग होती थी वह मैं याद कर लेता था, और अगले दिन बापूजी से कहूं कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। यानी कपिल जी और लीला जी ये सारे बड़े बड़े जो कलाकार थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हुआ करती थी उस अकादमी में। वहां पे ना उनकी जो ट्रेनिंग होती थी, वो जो सीखते थे हम भी दूर बैठ के सीख लेते थे, और सीखने के बाद बापूजी बोलते हमको ये आ गया है। बापूजी बोले हाँ रे तुमको आएगा ही सब। हाँ मतलब यही सब बाकी रह गया है। उनका इतना बड़ा बड़ा ट्रेनिंग, इतना अच्छी से मेहनत से सीखते हैं वो लोग, 1 दिन 2 दिन लगता है, तुम गाया सुना सीख गया, लेकिन वो मानते नहीं थे। फिर जब अम्मा जी कहे सुन लो तो मस्का लगाए तो सुनते थे, यानी फिर उनसे कहते थे अरे सुन लो ना, बच्चा बोल रहा है तो, अरे नहीं ऐसी बोलते रहता, टाइम खराब कर रहा है, सुन तो लीजिए, ठीक है खराब बोलेगा। फिर वो सुनते थे और सो तो ऐसा परन कीड़ तक धुन धुन नातिकता धिन्नता ये मैं पढ़ने उस 7 साल में की उम्र में खूब सुनाता उनको। तो ऐसा परन कीड़ तक धुन धुन नतिट नता, ये जो है उनका जो सुर है उनमें सुनाता था उनको, क्या उनको सुनाता था। पंडित बिरजू महाराज कहते हैं ये सब दरअसल उस समय नौकरी का यही था कि जम गए एक ही जगह, जैसे 28 साल से यहाँ हूं, तब जहां भी नौकरी की वहां रहे कुछ दिन, फिर लखनऊ आ गए 2-3 महीने। यह स्वतंत्रता थी, रामपुर है तो 3 महीने दिल्ली चले गए, बंदिश नहीं थी, कहीं हिल नहीं सकते, मेरा भी मन नहीं लगता और लगता मैं भी ऐसा करूं, बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम के दंगे होने लगे, काट मारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले गए। पार्टीशन के टाइम, जब दंगों के टाइम, जब दंगे बहुत हो रहे थे, तो उस समय पंडित बिरजू महाराज दिल्ली से उठ के लखनऊ आ गए। नौकरी छुट्टी जब आपके लखनऊ के नवाब के सामने जब बापूजी को भी निकाल दिया, तो ये लोग दिल्ली गए। दिल्ली के बाद फिर वापस आए, तो रामपुर लखनऊ दिल्ली 3 जगह अभी तक पंडित बिरजू महाराज रह चुके हैं। तालीम इसी किस्म की थी, कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी से सिखा रहे थे उन्हें देखा, कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिसमें बापूजी जाते थे, जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि, इसमें मुझे जरूर रखते थे। इसलिए पहले कलकत्ते में मैं बहुत मजा आया, उनमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। समझ रहे हैं कैसे सीखा आपने कथक? तो सबसे पहले इसी तरह से, पहले कुछ क्लास में देखा, कुछ क्लास में देख लिया, फिर ताऊ जी से कुछ सीख लिए, कुछ लखनऊ में सीख लिए। वहां जब 6 साल से जब काम कर रहे थे, 6 साल की उम्र से ही जब काम कर रहे थे, नवाब के दरबार में भी कुछ सीखा। उसके बाद कुछ प्राइवेट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, कुछ प्राइवेट लोग प्रोग्राम करवाते हैं, कोई संस्था प्रोग्राम करवाती है, उसमें अलग अलग जगह पे जाके नाचते थे। मैनपुरी जाते थे, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि सब जगह जाते थे, ठीक है। इसलिए कलकत्ते में बहुत मजा आया इनको, कलकत्ता में बहुत मजा आया।
उसमें फर्स्ट प्राइज भी मिलने वाला था कि पंडित बिरजू महाराज को। आगे उसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बापूजी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। यानी एक प्रोग्राम हुआ था कलकत्ता में, बड़ा मजा आया, उसमें शंभू महाराज भी नाचे थे, चाचा जी शंभू महाराज चाचा जी यानी शंभू महाराज पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी वो नाचे थे, बापूजी वो नाचे थे, और फिर पंडित बिरजू महाराज छोटे से बिरजू महाराज नाचे थे, मतलब एक युवा बिरजू महाराज नाचे थे, और उसमें पंडित बिरजू महाराज को फर्स्ट प्राइज मिला। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने पिताजी और अपने चाचा जी को भी नृत्य कला में थोड़ी सी नृत्य कला उनसे भी सुंदर दिखाया। तो चाचा कहने लगे, देख बड़े भैया, बड़े देखो भैया, क्या चाचा जी क्या कहे, देखो भैया बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, कि हम लोग नाचे, हम लोग को फर्स्ट प्राइज मिला नहीं जी, पंडित बिरजू महाराज बिरजुआ को मिला है, मतलब पंडित बिरजू महाराज को मिला है। चलिए आगे, और मैं बहुत खुश, अरे पप्पा चचा छोड़ के प्राइज हमको मिल रहा है, चैन और मेडल वगैरह मुझे मिला। उस समय मैं 8 साढ़े 8 साल का था, यानी जब पंडित बिरजू महाराज नाचे फर्स्ट प्राइज मिला। पंडित बिरजू महाराज की उम्र 8 साढ़े 8 साल, उनके चाचा जी को नहीं मिल रहा, उनके पिताजी को नहीं मिल रहा, पंडित बिरजू महाराज को मिल रहा है। समझ लीजिए कि मैं 9 साढ़े 9 साल के भीतर सब तमाशे हो गए मेरी जिंदगी के। यानी इतनी छोटी सी जिंदगी में, इतनी छोटी सी उम्र में पंडित बिरजू महाराज कथक की कलाकारी की ऊंचाइयों पर थे। हाँ, मैं आमलेट नहीं खाता था, इनकी एक पर्सनल रुचि है, अंडा या आमलेट नहीं खाते थे। चाचा जी खाते थे तो कहे, अबे दाल का चिल्ला खाएगा क्या, अबे दाल का चिल्ला खाएगा। चाचा जी आमलेट खाते थे और हमसे पूछते थे कि दाल का चिल्ला खाएगा। जब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता, जब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता था, पर जब मूंग की दाल का कहे तो बड़े मजे से खा लेता था। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़े शौकीन तबीयत के थे, लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अपडेटेड रहते थे। जब ये शायद 28 से 30 साल के थे तब से गए थे कलकत्ता न्यू थिएटर कंपनी में। 40 साल कलकत्ता और बम्बई में मिलकर फिल्म में बीते। यानी शंभू महाराज और क्या लच्छू महाराज, ये सारे इनके जो रिलेटिव्स थे, ये कलकत्ता बम्बई आदि में थिएटर में काम करते थे 28 से 30 साल के बीच। हाँ, 9.5 साल का था तब बापूजी की मृत्यु हो गई। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तब हो गए। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था मेरा, वे 54 साल के थे, लू लग गई थी उन्हें, और यहाँ इनकी जगह मैं नाचा था और उन्होंने भाव बताया था। पंडित बिरजू महाराज और उनके पिताजी के बीच जो आखिरी प्रोग्राम था मैनपुरी में, वहां वो नृत्य किए थे। पिताजी का प्रोग्राम था, पंडित बिरजू महाराज साथ गए थे, उनको लू लग गई थी और उनके पिताजी ने उनको भाव बताया था। उनके भाव को सीखकर उनके द्वारा वहां भी आखिरी समय में भी उन्होंने अपने पुत्र को कुछ सिखाया और वो फिर वहां पे प्रोग्राम में अपना डांस प्रस्तुत किया 9.5 साल की उम्र में। उस समय क्योंकि उन्हें बुखार था, लू उन्हें मैनपुरी में ही लगी थी, वहां से हम लोग लौट कर आए तो 16 से 20 दिन रहे वो। लू लगने के बाद घर आए तो 16 से 20 दिन रहे वो। कमजोरी आती गई। बापूजी की यह आदत थी और मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट किसी से ज्यादा कहता नहीं हूं। बापूजी की भी आदत है और हमारी भी आदत है कि हमको कुछ हो जाए, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, मेरा तबीयत खराब है, किसी को कहते नहीं है, जिसी कारण वे भी छिपाते रहते। मैं भी, उन्हें भी शुगर था, क्या था, उन्हें भी शुगर था, तो इक्के पर चौक वगैरह गए और सबसे मिल आए। जितने भी अमीनाबाद में थे, बाजार आदि में मिलने वाले, वो सब ही बड़े प्यार करते थे बापूजी को। गए बाहर, मिल आए, सबसे क्या करे, मिल आए। वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था। मुझे तालीम बापूजी से ही मिली, यानी बापूजी से ही उन्हें तालीम होती है। कोई शिक्षा अगर देता है, गुरुजी के द्वारा तालीम बोलते हैं। गंडा भी बंधवाया उन्होंने मुझे। तब जब बांधा तो अम्मा ने कहा, जब तक तुम्हारा लड़का नजराना नहीं देगा गंडा नहीं बांधूंगा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किन्होंने बांधा? पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा उनके पिताजी ने। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, बहुत सारे, हर अल्टरनेट ईयर आपका आ जाएगा क्वेश्चन। 2 शिफ्ट तो होते हैं आपके पूरे एक साल में। 2 शिफ्ट में आपके अगर 4 क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, 2 साल में अगर आपके 4 क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, एक में जरूर आता है पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधाया। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा?
उनके पिताजी ने बांधा, और बांधने के बाद क्या कहा, उनकी माँ से, उनकी अम्मा से कहा कि जब तक तुम्हारा लड़का गंडा बंधवाने का नहीं देगा, नजराना नहीं देगा, तब तक कैसे बांधेंगे। यू नो, हमारा कोई भी रिचुअल्स होता है तो किसी का कुछ कुछ नजराना बनता है, नेक बनता है, तब तक नहीं बांधेंगे। मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले, यानी जब गंडा बंधवाना था तो 500 रुपया का 2 प्रोग्राम मिला। जब 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने और कहा इनमें से 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूं और यह इसने मुझे नजराना दिया है, तो 500 रुपया देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो मुझे जगत का हार, एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बांधा, और शागिर्द मैं बापूजी का हूं। तो जहां पे इस पूरे पैराग्राफ में एक पिता और पुत्र के बीच के संबंधों की चर्चा है। जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। कहाँ आखिरी जो शो हुआ था इनका मैनपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैनपुरी में हुआ था। और पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु, जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। 8.5 साल में कलकत्ता में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें पंडित बिरजू महाराज ने अपने चाचा जी और अपने पिताजी को एक साथ ही, बोल सकते एक तरह से, परास्त कर दिया था कथक में। उसमें उनके चाचा जी ने कहा था, देखे भैया कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। फिर पिताजी की मृत्यु हो गई, और उस समय मैं इतना छोटा था कि उसका दुख भी ठीक से समझ नहीं आया। उनके मरते ही हम लोग बहुत खराब दिन शुरू हो गए। जैसे पिताजी की मृत्यु के पश्चात हमारे बहुत खराब दिन शुरू हो गए। उधर शंभू महाराज जी का शौक, कर्जा लेकर खाना पीना, गालियां देना घर भर को। उनके 2 बच्चों की भी मृत्यु लगभग उन्हीं दिनों हो गई। यह सब उसी समय की बात है। पिताजी भी बहुत दुखी रहते थे उनसे। उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। सोचिए, उस समय बिना पिताजी की मृत्यु, पंडित बिरजू महाराज का घर पूरा अस्त व्यस्त। घर का मुखिया, घर का एक मेन पिलर जब ढह गया, उस समय पूरे परिवार की स्थिति अस्त व्यस्त। चाचा जी शंभू महाराज की स्थिति पहले से ही खराब थी। खाने पीने की उनको आदत थी, खाने पीने यानी हाँ वही, उनको आदत थी, और उसके कारण वो गाली वाली भी देते थे खा पी के। तो उसके कारण घर की स्थिति और दिक्कत। पंडित बिरजू महाराज अपनी माँ को लेकर नेपाल गए। सोच रहे हैं, तो कहते हैं, सोचिए उस समय जब मैं पिताजी के अलावा कहीं निकलता भी नहीं था, पहली बार अम्मा को लेकर नेपाल गया था। मुजफ्फरपुर भी गए, अम्मा ले गई, बांसबरेली भी। उस समय यह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए कहीं से तो बहुत है। यानी एक समय मैं 500 रुपये गंडा बंधवाने के लिए, शागिर्दगी के लिए जो गंडा बंधवाया जाता है वो बंधवाने के लिए मैंने 500 रुपया 200 कमाकर बापूजी को दिया था। और एक समय ये आ गया था जब 50 रुपया भी कहीं मिला लगता था, अरे वाह इतना पैसा। ठीक है, पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था। यानी कर्जदार बहुत हो गए थे। बापूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को दे देते थे। मतलब 100 लिए तो 200 दूंगा कहकर। यह उनकी अजीब सी आदत थी। कानपुर में 2.5 साल रहा, जिसमें 25-25 रुपए के 2 ट्यूशन में मैंने आर्यानगर में पैदल 3 मिल जाता था, और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था तो डर भी लगता था। 10-11 साल की उम्र में थी मेरी। अब 50 रुपए में मैं रिक्शे का खर्चा तो क्या बचता, और ट्यूशन में नागा हो जाता था, पैसे कट जाते थे। यानी 25-25 का 2 ट्यूशन, यानी 50 रुपया कमाते थे कहीं होम ट्यूशन पढ़ा के, और वहां पे होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद वापस आते थे। बहुत दूरी पड़ता था, सब पैसा आपका ऑटो में ही खर्चा, या तो पैदल जाइए। तो मतलब बहुत ही खराब स्थिति आ गई थी एक टाइम पे पंडित बिरजू महाराज की। आगे इनके जीवन के बारे में, 50 रुपए से काम करके, और इसके अलावा एक आदि अगर नागा हो गया तो उस दिन पैसा भी कट जाता था। आगे बढ़िए, 50 रुपए में काम करके इसी तरह पढ़ाता रहा मैं। एक सीताराम बागला करके एक लड़का था, अमीर घर का था, उसे मैं डांस सिखाता, और वह बेचारा मुझे पढ़ा देता था हाई स्कूल की पढ़ाई। कहाँ चिंता, कहाँ अम्मा, कहाँ 50 रुपए की ट्यूशन, सब बिखरा हुआ, इसलिए फेल भी हो गया। यानी अब एक सीताराम बागला, क्या है, सीताराम बागला नाम का एक लड़का था, उसको ये डांस सिखाते थे। वो इसको हाई स्कूल का पढ़ाई सिखाता था कि देखो A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB। पंडित बिरजू महाराज कहते थे देखो इसमें ये अंतर लगेगा, तक था। तो
उस तरह से ये आपस में ये दोनों कोऑर्डिनेशन बना के अपना सब कुछ किए। लेकिन हाई स्कूल में पंडित बिरजू महाराज फेल हो गए। क्या है, ट्यूशन पढ़ाना है, फिर उसको पढ़ाना है, फिर खुद पढ़ना है, चिंता है, अम्मा की समस्या है, तो इसके कारण फेल हो गए। मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाई। अच्छी तरह पढ़ता तरीके से तो ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज था शुरू से। नेपाल भी इसी दौरान गए। यहाँ हमारे एक रिश्तेदार थे, वहां झुमक लाल करके नेपाल में इनके कोई रिश्तेदार थे। तो अम्मा इसलिए ले गई थी कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण था। वहां रहे नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते में मुजफ्फरपुर भी गए थे, जयपुर भी गए, वहां भी कोशिका की, मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए तो 200-400 रुपए मिल जाएगा तो कुछ महीने कट जाएगा। यानी आसपास एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, नेपाल, अलग अलग जगह भटकते रहे। और वहां पे कुछ प्रोग्राम मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ पैसा हो जाएगा तो घर का गुजारा बसारा चलेगा। तो ये सोच के ये लोग क्या भटकते रहे, लेकिन इनको कुछ खास उस तरह मिला नहीं। ऐसी हालत थी कि हम लोग रहते एक मकान में ही थे, पर ऊपर नीचे, चूल्हा शुरू से ही अलग था। महाराज जी अपना खाना पानी जैसा था। पिताजी के समय से ही दादी पिता अलग रहते, चाचा अलग, और वे मारा पीटी बहुत करते थे। यानी चाचा जी और पिताजी ये सभी शुरू से ही अलग रहते थे। लेकिन अब जब हमारी स्थिति खराब हो गई थी तो एक ही मकान में ऊपर नीचे घर था, ऊपर में भी खाना बनता था, नीचे नहीं बनता था, तो थोड़ा सा स्थिति दयनीय थी। अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। पिताजी की मृत्यु के पश्चात 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया फेल होकर, जब कपिल जी अचानक लखनऊ पहुंची, जब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची, तो मालूम करने कि जो लड़का वह कुछ करता भी है या आवारा या गिरहट हो गया है, वह है कहाँ। कपिला जी जब पंडित बिरजू महाराज दिल्ली में थे, जब दंगे के कारण वापस लखनऊ आ गए थे, तो कपिला जी वहां पे एकेडमी में थी। तो वो एक बार आई लखनऊ, तो वो सोची ये लड़का था वहां पे एकेडमी में, कुछ करता भी है, अच्छा था, कलाकारी में भी बहुत अच्छा था, कुछ करता भी है या ऐसे ही आवारागर्दी करता है। पता किया, तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो हैं, थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब कपिला जी मुझे संगीत भारतीय, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस एकेडमी था, वह संगीत भारतीय हो गया था। यानी हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस एकेडमी जो पहले था वह संगीत भारती हो गया था, वो नाम बदल गया था। वहां पे लाई 6 महीने बढ़ गए तो कुछ खुश हुआ। उस समय 250 रुपया मिलते थे। यानी अब आए जिंदगी पटरी पर। कपिला जी के लखनऊ आने के बाद 250 रुपया मिलता था और हारता था। दरियागंज में एक दुच्छिती थी, जैन साहब का मकान था। अम्मा जी का यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने तक नहीं मिलेगा और मछली तो खाता नहीं है, पर उससे छोटी सी तो जगह है। एक टेबल फैन ले लिया था। दरियागंज के पास 5 या 9 नंबर का बस पकड़ता था, कभी रीगल की ओर, कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। वहां स्कूल था रिवेली के पास। तो 1 महीने तक मैं रास्ता भूल जाता था। एक से खंबे थे चारों तरफ, एक से कभी किसी सीढ़ी पर चढ़ जाता था। बड़ी मुश्किल से फिर निशान बनाया और वहां से जाओ, यहां से जाओ। यानी थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगा। जैन धर्म के किसी का मकान था, वहां पे खाना पीने की थोड़ा मनाही थी, तो इनकी अम्मा को परेशानी होती थी, इनकी माँ को परेशानी होती थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सेटल किया, थोड़ी सी स्थिति सुधरी होगी आई थिंक, क्योंकि कपिला जी के मिलने के बाद। हाँ, एक घटना बहुत दुखदाई रही। शुरू में बापूजी की मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि उनकी 10वीं किया जा सके। एक चीज स्किप हो गया, जब बापूजी की मृत्यु हुई उस समय ये सब कुछ नहीं है। एक हुआ था, बापूजी का 10वीं करने के लिए पैसा नहीं था। 10 दिन के अंदर सोचिए मैंने 2 प्रोग्राम किए और उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपया इकट्ठी हुए, तो 10वीं और 13वीं की गई। यानी भोज होता है 10वीं और 13वीं में, पैसा नहीं था। पिताजी की मृत्यु हो गई है और उस समय मृत्यु के बाद आप 2 दिन प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम से जो पैसे मिल रहे हैं फिर उससे आप उनकी 10वीं और 13वीं कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति थी। बाहर मित्रों आदि को भी शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि घर की ऐसी हालत है। जो भी हो, या मुझे अच्छी तरह याद है पिताजी का मरना, फिर उन 10 दिनों में मेरी नाचना और पैसा इकट्ठा होना और उनसे ही 10वीं और 13वीं का इंतजाम होना, यह मुझे अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसी हालत में मैं नाचने गया, मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून, ऐसी जगह लखनऊ से वहां गया।
नहीं नाचता तो पैसे कहाँ होते। यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर, तो सबसे बड़ा जो दुखद समय था इनके जीवन का, पंडित बिरजू महाराज के जीवन का, कहते हैं कि जब 10वीं और 13वीं के लिए पिताजी की जो पैसे नहीं थे, तब मैं 2 प्रोग्राम किया था, 500 रुपया आए थे, फिर वहां से 10वीं और 13वीं। बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। फिर जब 1 साल हो गया तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए। मैंने वहां 4.5 साल काम किया, यानी संगीत भारती आया, धीरे धीरे आओ काम सीखो, देखो क्या है। 1 साल में देखा नहीं लड़का काम का है, वहां कहा संगीत भारती में अब तुम हो गए यहाँ पे परमानेंट। फिर वहां 4.5 साल काम किए। पूरे अपने जीवनी के बारे में बता रहे हैं। संगीत भारती से सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को कहते थे कि पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ऐसा करो वैसा करो, और समझाते थे कि कथक में 8 मिनट का रानी के कारण सोलो कारवां 2 बस ही वही काफी है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कर सकता हूं और मुझे करने नहीं दिया जाता। यानी क्या, सबसे पहले भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि वाले तो कहते थे कि पंक्ति बनाकर ग्रुप में क्या करो, फिट करो, ये करो वो करो, वो सब करते थे। लेकिन कथक में 8 मिनट की रानी करना, 8 मिनट का करानी करना और सोलो करना 2 बस वही काफी है। तो बस कुछ करवा देते थे, मतलब कथक पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो उन्हें बहुत दुख होता था पंडित बिरजू महाराज को, और मुझे कुछ करने नहीं देते थे। इसी धर्म संकट में मैं नौकरी छोड़ दी। करीब 56 के आसपास, यानी 1956 के आसपास, लगभग 8 महीने में अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया। बस ऐसे ही तब शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे मायाराव को। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी जो मेरे पास अभी भी है। यानी संगीत भारती में 4.5 साल के बाद इन्होंने एक साइकिल खरीदी जो अभी भी है, जिस समय ये नौकरी इंटरव्यू दे रहे हैं। और उस समय साइकिल को मैं नहीं बेचता हूं। यह देखते हुए कि मैं पुराना वक्त याद करता हूं, किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन करता था 50 रुपए की। संगीत भारती के पैसे काफी नहीं होते थे। फैमिली थी बड़ाखंबा रोड पर, 2 बच्चे थे, मनी, मिकी और अनु। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा अनबैलेंस होकर। साइकिल काम चलाऊ आती थी, ठीक से थोड़ी आती थी, बस के पैसे बचाने के लिए खरीदी थी। यानी बहुत सारे कष्ट मुसीबत, साइकिल साइकिल चला के ट्यूशन पढ़ाते थे, संगीत भारती में काम करते थे, अलग अलग जगह पे काम किए, और वहां पे फिर वहां से जैसे जैसे जो हुआ अपन जीवन गुजर बसारा किए। आगे बात करेंगे अब हम लोग। खैर, भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर। वहां आए तो वहां भी छोटी क्लास मिली, यहाँ भी झमेल वाली क्लास, जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तिराइयां बल खाती कि कोई आवे तो उसे दूं। या वहाँ यह भी कि बड़ी लड़कियां समझदार जो भी आएंगी बड़े महाराज के पास आएंगी, यह कहे कि आएंगी। जब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहा चल सकता है। खैर, उनमें से रश्मि जी एक लड़की मिली थी, उन्हें पूरे मन से सिखाया, इसलिए भी कि हमको तो और कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं, और इनको तैयार करेंगे तालीम देकर महाराज को। यहाँ महाराज की यहाँ लड़कियां अट्रैक्ट हुई और हमारी तरफ सीखने के लिए खींची, क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी। कहाँ पे? भारतीय कला केंद्र में ये सिखाते थे। भारतीय कला केंद्र में ये सिखाते थे। वहां पे क्या ये सिखाते थे, तो जो बड़ी लड़कियां जो मतलब थोड़ी अच्छी थी डांस करने में, वो सीखने के लिए बड़े महाराज के पास चली जाती थी। पंडित बिरजू महाराज के जो सीनियर थे उनके पास चली जाती। लेकिन इनको एक लड़की मिली, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। क्या है? उनको इन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, और सिखाने के बाद थोड़ी इनकी तालीम अच्छी थी। इससे क्या हुआ, बस उसके बाद से वेले वगैरह जो लच्छू महाराज जी के यहाँ मालती माधव पहल किया, उनमें असिस्टेंट था। जबकि मजेदार बात यह है कि उनके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता अंदर अंदर, और वे कहते थे कि अबे जब वहां जाएगा तो बोल देना सबके सामने, चाचा जी यह कौन सा मूवमेंट सिखाया था। यानी ये जो चाचा जी थे इनके, लच्छू महाराज, कौन? लच्छू महाराज, ये धीरे धीरे ये लच्छू महाराज को भी सिखाने लगे। इनके सीनियर ये लच्छू महाराज को भी सिखाने लगे, पंडित बिरजू महाराज। और लच्छू महाराज तो सीख लेते थे, और सीखने के बाद बोलते थे अच्छा सुनो, हम बाहर जाके ये मूव सिखाएंगे, जब हम सिखाएंगे ना तुम ही न मत बोलना अरे वाह क्या किए हैं चाचा जी, हम सिखा दिए आपको। ऐसे नहीं बोलना, बोलना अरे क्या किए हैं हमको भी सिखाइए। तो इस तरह करना, ठीक है?
तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। तो मैं कहूंगा वो वाला और फिर तू बना लीजो अपना आप, बस। तो मैं बनाता था, मैं तो कहूंगा और वो वाला और फिर तू बना लीजो अपने आप, बस। तो मैं बनाता था और बरखा बरा गोवर्धन लीला बनाने के लिए साल 1.5 साल पहले आए थे। पूसा रोड कॉलेज में तब शुरू हुआ था और मैं आ गया, नाना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया। यानी बहुत सारे जगह जो इनके जो संघर्ष है वो ज्वाइन किए, अपना अपना किए। और आगे केशव भाई और मैं साथ ही रहते थे, सूप आदि पीते थे, ये बेचारे बनाते थे, मुझे तो यह भी नहीं आता था। बस उसके बाद संगीत भारतीय के जमाने में अपने होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। उस समय दयाराम जी साथ थे, वही मेरे देखरेख करते थे, इनको ले जाता था रखवाली के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ, वहां से कलकत्ता की ऑडिशन में मेरी बड़ी प्रशंसा की गई, इतना कि तमाम अखबारों में मैं छप गया था। यानी इनको कलकत्ता में बहुत प्रसिद्धि मिली। एक बार वहां शुरू में प्राइज मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे कलकत्ता में जब हुए तो वहां भी प्रसिद्धि मिली। और वहां से दूसरे डांसर्स भी थे, तमाम उनको भी लगा कि भाई लड़के कुछ तो कर डाला है। मतलब वहां के लोगों को पता लगा कि मैं कुछ हूँ घर का, यानी मैं भी कुछ हूँ घर का, यानी पंडित बिरजू महाराज में भी कुछ टैलेंट है। पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। तो वहां से मेरा एक मोड़ हुआ, यानी कलकत्ता के बाद इनकी जिंदगी में एक मोड़ आया। धीरे धीरे देख रहे हैं, अच्छी स्थिति में थे, पिताजी की मृत्यु के बाद खराब स्थिति, अब धीरे धीरे सुधर रहा है इनका जीवन। आगे उसके बाद हरदी ये क्या है, सॉरी हरिदास, क्या है हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बंबई ब्रजनारायण ने बुलाया। हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बंबई ब्रजनारायण ने बुलाया, वहां भी प्रोग्राम में बहुत अच्छा किया। यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन करने के बाद बंबई में गया। उसके बाद फिर ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ता, बंबई, उन्हीं दिनों में कुछ अरसे के बाद मद्रास, भारतीय कला केंद्र के साथ ही गया था मद्रास। और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। यानी अब पंडित बिरजू महाराज का जो है वो डाउनफॉल था, वो ऐसे अब चढ़ रहा है। धीरे धीरे पंडित बिरजू महाराज बंबई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम कर रहे हैं। इनकी प्रशंसा हो रही है, इज्जत हो रही है। 3 साल जो संगीत भारती में बीते, उससे मेरा नियम सुबह 4 बजे उठना वगैरह वगैरह। और फिर चाहे बुखार चढ़ा, चाहे खांसी आ रही है, चाहे 5 बजे रियाज, फिर क्या 5 बजे रियाज, सुबह 4 बजे उठे, 1 घंटा में फ्रेश हो गया, 5 बजे रियाज, 6, 7, 8 तक रियाज, घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास, सुबह 2 घंटे की क्लास देते थे 9 बजे। फिर हुआ 3 साल में खूब रियाज किया, मतलब यही सोचकर कि यही टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है अंधेरा कमरा करके किया करता था। जब बाद में थक जाऊं तो जो भी साज हाथ आए, कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं। मतलब रिलैक्स होने के लिए ये सितार, हारमोनियम, गिटार अंधेरा करके खूब रियाज करते थे। और जब थक जाते थे सितार, हारमोनियम, गिटार लेकर बजाते थे। मन को रिलैक्स करने के लिए सितार भी मैं बहुत बजाने लगा था, अच्छा खासा, हाँ खूब जोरों से। यानी सितार भी बहुत अच्छा बजाने लगे थे, बहुत अच्छे से बजाने लगे थे पंडित बिरजू महाराज। आगे फिर हाथ में शक्लें बनाने लगी, मिजराब की वजह से तो मैंने डर के मारे छोड़ दिया। फिर डिस्टर्ब करेगा डांस में कि 2 आंखें देखेगी, तो मैंने सितार छोड़ दिया, गिटार बजाने लगा। ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, फिर बांसुरी, फिर बहुत दिन चली। यानी बहुत सारे वाद्य यंत्र भी बजाए, सितार, गिटार, बांसुरी, धीरे धीरे शिफ्ट हुए। मतलब शौक के मारे बजाता रहा। डागर साहब के साथ ट्रेन में भी अपने ऊपर बजा रहा हूं, वे नीचे गुनगुना रहे हैं, और तो शौक उनका भी रहा। फिर सरोंद भी चलता रहा। खैर सरोंद तो अभी भी मेरा शौक है। तबला तो मैं शुरू से ही बजाता हूं, हारमोनियम, कितना चीज बजा रहे हैं, कथक सम्राट, सितार बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, सरोंद आ गया है, तबला आ गया, तो मतलब हारमोनियम, लहरा बजाने का लायक बहुत शुरू से बजाता हूं। शुरू से फिल्मी गाने गाकर मैं पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था जब मैं छोटा था। अब एक फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती थी, तो खाना वाना भी खिला देती थी। यानी इनकी कला से प्रभावित होकर आसपास के, अरे बाबू खाना खाए हो? नहीं आंटी जी, आओ बनाए हैं, अच्छा चीज खा लेना। तो वो
अगल बगल के लोग जो है इनके प्रसन्न होते थे, अरे अच्छा लड़का है, क्या बजाता है, तो वहां से खाना उना खिला देते थे। सिंधी फैमिली थी तो बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी, कभी दाल मखनी की सब्जी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। उन दोनों मतलब हमारी हालत भी ऐसी थी कि कोई खिला तो दे तो अच्छा लगता था। खैर फिर उसके बाद मैं फिर यहाँ से काम करने के लिए गए। यानी धीरे धीरे इनकी स्थिति जो उस समय जो स्थिति थी उनसे इनको लगता था यार तो खाना खिला रहा है, बड़ा बात लगता था इनके लिए। और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ा। और आगे बात क्या हुई, उसके बाद की कहानी तो मालूम ही है आपको कि कितने बेले किए, दुनिया भर में अलग अलग हिस्टोरिकल और फिर विदेश टूर भी शुरू हो गए। रूस पहला ट्रिप था जिसमें मैं कुमार संभवम लेकर हम लोग बहुत सब गए थे। यानी ये पंडित बिरजू महाराज अपने बचपन से लेकर स्ट्रगल तक पूरा बता दिए। उसके बाद कहते हैं रश्मि वाजपेयी से कि इसके बाद तो आप लोग को पता ही है कि अलग अलग जगह गए, बड़ा बड़ा शहर में अपना प्रोग्राम किए, विदेश टूर भी किए। रूस पहली बार विदेशी यात्रा पर हम रूस गए थे अपना प्रोग्राम के लिए। कुमार संभवम था, क्या था, कुमार संभवम को लेकर हम लोग सब गए थे। कुमार संभवम की एक्टिंग के लिए या फिर कुमार संभवम से रिलेटेड इनका जो नृत्य था या फिर इनका जो भी नजराना था वो पेश करने के लिए रूस गए थे। तो यहां तक वो बोल के इतना बारे में ब्रीफली जानकारी पूरा बढ़िया से दे देते हैं। समझ में आया। अब छोटा मोटा 2-3 क्वेश्चन है, आखिरी का है। रश्मि वाजपेयी जो कि इंटरव्यू ले रही है, अभी तक सिर्फ सुना जा रहा था जैसे हम लोग और आप सुने हैं। अब दोबारा पूरा खत्म होने के बाद कहते हैं आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला। संगीत नाटक अकेडमी, यानी अभी तक तो आप बता दिए, अभी बताइए संगीत नाटक अकेडमी। 27 साल का था तब मैं, बहुत छोटे इसमें ही मेरी सब चीज बहुत छोटी में ही जल्दी हो गई। यानी संगीत नाटक अकेडमी में जो है अवार्ड, ये 27 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज की। आपकी शादी किस सन में हुई। एक तो अवार्ड ये छूट गया था पंडित बिरजू महाराज से, इनके बारे में नहीं जिक्र हुआ था, तो उस समय 27 साल की उम्र था। फिर शादी के बारे में उन्होंने अपने स्टार्टिंग में जिक्र नहीं किया, वो भी पूछी रश्मि वाजपेयी। ओ माँ, शादी के बारे में बिरजू महाराज शर्मा रहे हैं कि ओ माँ मैं 18 साल का था, बस इतना ही याद है मुझे। यानी अरे यार क्या मत पूछिए यार, 18 साल की उम्र में मेरा ब्याह करवा दिया गया। मुझे 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी, बहुत बड़ी गलती की यार, हमको रुकना था थोड़ा, करवा दी, छोड़ो। जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर लें फिर शादी करें, पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी क्योंकि उनको तो चिंता थी पिताजी भर हो गए, उनका क्या होगा पता नहीं। उस घबराहट में शादी कर दी, पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेहक रहा, एक जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। यानी जब शादी वादी का बात चला, अम्मा डर रही थी कि भाई बाबूजी चल बसे, हम हैं बचे हुए, आज हैं कल नहीं है, कब टें बोल जाएंगे, बिरजू ब्याह कर लो, क्या करो बिरजू ब्याह कर लो। शादी बिरजू महाराज की करा दी गई ताकि अगर हम चले जाएं, मेरे पीछे मेरी बहू है मेरा बेटा का ख्याल रखने के लिए। तो इसी डर से उनकी शादी हो गई, अम्मा जी ने करवा दी। अरे रे ज्यादा दूर भाग गया क्या, नहीं। उसके बाद और शायद नौकरी में भी नहीं करता, अपने रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो सकता था। लेकिन ये क्या कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगा यार, अगर हमको शादी नहीं होता ना तो रियाज व्याज करके आज और अच्छा करते हैं। पाबंदियों ने शादी, गृहस्थी और लखनऊ, इन पर चीजों मुझे मजबूर कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, वरना छोड़ छाड़ के मैं अपना अकेले फिल्म में भी चाचा जी की वजह से उनका असिस्टेंट बन सकता था बंबई जाकर। और लालच शुरू में ही जैसे बच्चों को में अक्सर हुआ करता था कि बंबई भाग जा, पर खैर वो तो अच्छा ही हुआ जो नहीं गया। यानी इनका ही मन में था यार चाचा जी बंबई में अच्छा अपना थिएटर में काम करते, अच्छा से अपना पैसा उसे कमाते, लालच था। लेकिन अब शादी वाला जब जिम्मेदारी आ गया तो भाग नहीं सकते थे, अगर शादी वाला जिम्मेदारी ना था उड़ के भाग जाते। लेकिन चलिए वो भी अच्छा हुआ, नहीं तो अगर पंडित बिरजू महाराज अगर वहां भाग जाता तो पंडित बिरजू महाराज यहाँ नहीं होता। ठीक है, कुछ समझदार लोग ने मुझे एडवाइस किया ये ठीक नहीं है, अच्छा ही हुआ जो बच गया। खैर बाद हमारा किस्सा फिर सत्यजीत रे की फिल्म का रिसेंट किया था, उसके बाद से भी मेरी एक बड़ी खास आदत रही जिसमें मेरी बापूजी की भी थी कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना। यानी
बीच में सत्यजीत रे भी इन्होंने कुछ फिल्म ऑफर किए हैं उसके बाद, लेकिन इनका एक आदत था, और बापूजी का भी इनका एक आदत था कि अगर किसी को सिखा रहे हैं पहले उनका कंप्लीट करेंगे उसके बाद कहीं जाएंगे। ऐसा बना देना कि मैं खुद हूं, यह कोशिश है, पर अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, कि अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं और अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। यानी जो हमको आता है उस सब हम अपने शिष्य को सिखा देते हैं, उस सब अपने शागिर्दों को सिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि अब ये मेरे बेटे के लिए हम रखें। गुरुद्वार रखे थे ना, 2 रखे थे, एक अपने फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन को दिए थे ब्रह्मास्त्र, और एक अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दिए थे। तो यही है, वो ऐसा नहीं है कि ये अपने बेटे को सिखाएंगे, ये मेरा खून है तो इसको ज्यादा अच्छा सिखाएंगे, इसको ज्यादा अच्छा बनाएंगे, नहीं। सभी शिष्य मेरे बेटे जैसे ही हैं। उस लड़की को नहीं सिखाना है, यह मेरा भेद नहीं है। यानी लड़का लड़की में भी भेदभाव नहीं है, बाल बच्चा में भी भेदभाव नहीं है, मतभेद बिल्कुल नहीं है। तो बस यह छोटी सी कहानी थी मेरी। फिलहाल डिटेल में तो मैं पता नहीं, बहुत कुछ है, यानी इनको डिटेल में तो ज्यादा नहीं पता है, बस यही छोटी सी मेरी कहानी है। शादी उदी के बारे में थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा लेट से होता तो कुछ करने का इरादा था मेरा, बट चलिए खैर। हाँ, रश्मि वाजपेयी अपनी शागिर्दों के बारे में बताएं, कौन है ऐसे जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कुछ करेगा। अपने शिष्यों के बारे में, आप जिनको सिखाते हैं ना उनको बारे में बताइए कि ऐसा कौन है जिसको आपको देख के लगता है यार ये कुछ करेगा, ये पर्सन कुछ करेगा अपनी जिंदगी में। ये जो मैं कथक कर रहा हूँ, कथक साम्राज्य आज जो पंडित बिरजू महाराज है, इस बिरजू महाराज के भी नाम को और ऊंचा लेके जाएगा ये हमारा शिष्य। अपने शागिर्दों में ऐसा है कि अब तुम इतने अरसों से है, किसी भी अच्छे खानदान की लड़की के नाम से तो हम कहेंगे कि वह शाश्वती लगी हुई है, लेकिन 15-20 साल से और कुछ दिन पहले मैं यह कहा कि उनके अंदर रंग अब शुरू है। वैसे विदेशियों में वेरोनिका भी तरक्की करे, यानी अच्छे जो खानदान में है उसमें शाश्वती लगी हुई है, एक लड़की शाश्वती लगी है। विदेशों में वेरोनिक लगी हुई है, यानी 2 शागिर्दों के नाम उन्होंने जिक्र किए। उधर फिलिप मैकलिन टॉक था, उधर वह चला गया, बहुत अच्छा, यानी एक और फिलिप मैकलिन टॉक था लेकिन वो बीच में छोड़ के चला गया। वह इस वक्त अच्छा होता है, यानी अगर वो रुक जाता ना तो अभी तक अरे यार ये फिलिप मैकलिन टॉक है, बहुत अच्छा कथक। फिर उसकी तमन्ना है कि आके सीखे मुझसे, यानी चला गया लेकिन वो बीच बीच में कांटेक्ट करता है, बोलता है हम आएंगे गुरुजी। बाकी तीरथ प्रताप, प्रदीप, ये लोग नाम किए हैं, यानी तीरथ प्रताप है, प्रदीप है, ये सभी क्या है नाम किए हैं। इसके अलावा इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं। यानी ये लोग सीखे और सीखने के बाद इनको काम मिला, फिर वो निकल गए अपना, फिर काम मिल गया, इन लोगों को बहुत जल्दी तसल्ली हो और सीख सकते थे। ठीक है, अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं जो कि उन्हें आगे बढ़ाए, यानी कला को आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। अभी के टाइम में क्या है, कुछ सीख लो, कुछ पैसा आ गया, अपना प्रोग्राम वोग्राम मिल रहा है, चलो जिंदगी सेट है, उतना ज्यादा नहीं। तो अब लड़कियों में भी तरक्की करने वाले सामने आने वाली हैं, शाश्वती हैं, दुर्गा भी अच्छी हैं, और भी बहुत लोग हैं जो तरक्की कर रही हैं। तो यहां तक वो कहते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग। ये छोटी सी फैमिली की लड़की है, कौन? दुर्गा। शाश्वती एक बड़ी फैमिली की लड़की है, दुर्गा एक छोटी सी फैमिली की लड़की है। अच्छी स्थिति घर की नहीं है पर उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। दुर्गा 2 चीज, एक बड़ी फैमिली में ऊपर ही शाश्वती आ गया, ऊंचे खानदान, लेकिन एक छोटी सी फैमिली की लड़की दुर्गा है। दुर्गा भी अच्छी है, अच्छी छोटी सी फैमिली की लड़की है, नाच के साथ उसका मन जुड़ा हुआ है। अब सीखने को तो बहुत से लोग अभी भी सीख रहे हैं, और लड़कियों में जितना बढ़ना चाहिए कृष्ण मोहन, राम मोहन तो को उतना ध्यान नहीं है। यहां तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी आपने सुनी, यानी जिस तरह हम मेहनत किए हैं ना, उस तरह मेरा बाल बच्चा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भैया ये कहा, हुक्म दे दिया तो हम 2 साल कुछ नहीं सोचेंगे। यानी उनके जो बेटे हैं, क्या इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भैया ने कहा, हुक्म दे दिया तो हम 2 साल कुछ नहीं सोचेंगे, यानी थोड़े से ढीले हैं मेरे पुत्र कथक सीखने के संबंध, बस यही सोचेंगे, उस तरह का त्याग नहीं है।
उतनी शक्ति ही नहीं है, मौज लेते हैं, नाचते हैं, उसे भी एक इंजॉय सोचकर कर लेते हैं, क्योंकि देश विदेश में तो बहुत गया, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा। तो वो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो सीखने की जो है ललच नहीं है जो मेरे अंदर थी, मेरे बच्चों में, इस प्रकार के। फिर रश्मि वाजपेयी, इतनी बार आप गए तो कोई खास बात आपको याद है, कोई विदेश आयोजन जिसमें आपको लगे कि तो रश्मि वाजपेयी विदेश का जो जिक्र हुआ, मैं विदेश गया, तो पूछती हैं रश्मि वाजपेयी, इसमें इसमें आपका कुछ ऐसा अनुभव जिसमें लगे कि यार विदेश गया, यार मजा आ गया, तो एकदम वो बताइए। सॉरी, बिरजू महाराज कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जैसे कि लंदन फेस्टिवल में एक बहुत जरूरी था, और एक दफा अमेरिका में 2-4 जगह वहां भी कमगी हॉल में हम नाचे थे, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा लोग था लंदन और वहां अमेरिका वाले। एक जगह एक लड़का, आंखें उसकी बिल्कुल फटी हुई, एकदम अंदर आया हाफते कांपते हुए, मैंने सोचा जाने क्या हो गया। एक बार हम कर रहे थे, एक लड़का आया हाफते कांपते हुए, बोले क्या हो गया भाई, तो उसको तो मैंने कहा मेरे साथ फोटो खिंचवाना है क्या तुम्हें, यस यस, अब बेचारा बेहाल हो गया। अब लड़का तब बेहाल हो नाच देखकर, यह तो जरा मजेदार बात है, पाकिस्तान में कोई खातून थी, पूरे हॉल में उसकी ही आवाज आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मतलब जब नाच रहे थे हम, बहुत जगह एक हुआ है, कैसा है, एक लड़का हाफते हुए आया, सर फोटो खिंचाना आपके साथ, मतलब इतना बेकरार होके। एक जब पाकिस्तान में एक शो हो रहा था, उसमें एक हम हॉल में नाच रहे हैं, क्राउड में से बस एक ही आदमी का आवाज आ रहा है, आज मतलब उसका आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा है, इतना जोर जोर से बोल रहे, वाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, क्या कारीगरी है। तो यही सब है। तो मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, तो समझ रहे हैं, मेरे नाच के आशिक भी हैं और मेरे आशिक भी हैं, मगर मैं नाच की वजह से हुई, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वाले का। उसके बाद तो खैर धीरे धीरे दिल्ली में स्कूटर भी खरीद ली, पहले साइकिल था, अब स्कूटर है, फिर चला नहीं, हम लड़ गए खंबे में अपने ही आप। क्या हुआ, स्कूटर चलाने उतना आया नहीं, खंभम जाके मार दिए खुद ब खुद। फिर डर के मारे मोटर खरीदी पुरानी, 2-4 दफे पुरानी खरीदी, फिर बैंक से लोन लेकर एम्बेसडर कार खरीदी, फिर उनको बेचकर एक नई फियोटा खरीदी, अब दूसरी फियोटा है। अब तो ईश्वर की कृपा से काफी सुविधा है, काफी कृपा है उनकी, लोग प्यार करते हैं मुझे बहुत, और मैं उस प्यार की वजह से बस इतना आगे बढ़ पाया हूं, क्योंकि समझ पा रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के इनके वाहन। फिर धीरे धीरे तरक्की अब हो गई है कि अब भगवान की कृपा से कुछ का कमी नहीं है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। तो रश्मि वाजपेयी, फिर आपको आगे बढ़ने में अम्मा जी का बहुत हाथ है, पूछती हैं अम्मा जी का क्या हाथ है आपको आगे बढ़ाने में। अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्यों, पिताजी की मृत्यु के पश्चात अम्मा जी ने तो शुरू से ही बुजुर्गों की तारीफ कर करके मेरे सामने हरदम की मेरा बेटा ऐसा है, उसको काम से कम इतना नाम तो याद था कि बुजुर्गों का है। अभी आप दूसरों किसी से पूछें घर में तो उन्हें नाम भी नहीं मालूम है कौन थे। चाची शंभू महाराज की पत्नी से आप पूछेंगे कि महाराज बिंदादीन के बाद पहले और कौन थे, तो उनको नहीं मालूम। यानी अम्मा हमको हमेशा मोटिवेट करती, देखो तुम्हारे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी इतने महान व्यक्तित्व के कलाकार थे, और तुम उनके वंशज हो, तुम्हारे अंदर उनका खून दौड़ रहा है, तुम करोगे, ये सिर्फ मेरी माँ कर सकती है। आप मेरी चाची जी से पूछेंगे ना, उनको नहीं पता चलेगा ये सब। तुमरिया में भी मैंने उनसे सीखा, मेरी अम्मा वाकई में गुरुवाइन थी। क्या गुरुवाइन थी, गुरु का स्त्रीलिंग गुरुवाइन थी, वो माँ तो थी ही, गुरुवाइन भी थी। और जब मैं नाचता था तो सबसे बड़ा एग्जामिनर ग्राजाऊ अम्मा को समझता था। यानी जब मैं नाचता था मेरी सबसे बड़ी एग्जामिनर में, हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, हम अपने अम्मा से सीखते थे। मम्मी मेरी बताती थी तुम अच्छा कर रहे हो, यहाँ गलत कर रहे हो। जब भी वो नाच देखती थी तो मैं कहता था कि उनसे मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब बापूजी नाल ढांग है, बापूजी वाला है ना, बापूजी के साथ जैसे कर रहे हैं ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तो कहती थी नहीं बेटा उन्हीं की तस्वीर हो, पर बेल वेल यह तो मेरा नाच का नया क्रिएशन है, जो हरदम ऐसा ही कहती है। और लखनऊ के जो बुजुर्ग थे उसने भी गवाही ली, मैंने चेंज तो नहीं लग रहा, नहीं बेटा वही ढंग है। यानी हम हमेशा सबसे पूछते थे, लखनऊ के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, पापा जैसा नाच रहे हैं ना, पिताजी के जैसा नाच रहे हैं ना, बोलते थे हाँ बिल्कुल वही उसी तरह सेम, बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छे नाचते थे, तुम भी बहुत अच्छे नाच रहे हो। तो तुम्हारा शरीर वगैरह टोटल ढंग वैसा ही है
बैठने का, उठने का, बात करने का, मतलब जैसा है बस यही सब है। अम्मा का बहुत ज्यादा रोल है, सबसे बड़ी एग्जामिनर थी, सबसे बड़ी गुरुवाइन थी। मम्मी मेरी बाद में, पहली मेरी गुरुवाइन थी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और जगहों तो बहुत थी आने जाने की, हम बहुत लोकप्रिय हैं। बंबई में, कलकत्ता में, साउथ के लोग भी हैं, अब बहुत चाहते हैं मुझे। क्या? अब बहुत चाहते हैं मुझे। और हर डांसर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए ही गलत शब्द इस्तेमाल कर ले, पर दिल से अगर आप पूछेंगे कि ईमानदारी से बताओ तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी अगर कोई डांसर मेरा बुराई भी कर रहा है तो उससे आप दिल से पूछेंगे कि बताइए इसके बारे में, तो मेरा बुराई नहीं करेगा। क्या करेगा? वो मेरा बुराई तो आपका नहीं ही करेगा। तो अब क्या, वह यही कहेगा कि वे अच्छे हैं। मतलब अगर ईमानदारी से कहेगा, तो अगर वो ईमानदारी से कहेगा मेरे बात में बुरा नहीं बोलेगा। और प्रोफेशनल जहां आता है वहां 4 जगह बुराई करेगा। उन्हें क्या आता है, वे तो बेकार के आदमी है। तो मुझे मालूम है इस चीज का, मुझे कोई द्वेष नहीं है शुरू से ही किसी के बारे में। जो करता है बढ़िया करता है, बस मैं अपना बुरा नहीं चाहूंगा, बस यही खास आदत है। यानी किसी से मेरे बारे में पूछेगा ना तो मेरे बारे में बुरा तो नहीं बोलेगा। अगर प्रोफेशनल तरीके से पूछेगा, वो काम उम के लिए अपना बोल देगा, लेकिन अंदर से ईमानदारी से मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेगा। रश्मि वाजपेयी, आपको मंच पर कुछ अनुभव या संस्मरण बचपन के, या कुछ अनुभव जो याद आते हो, मंच पर का अनुभव कुछ बताइए। तो क्या बिरजू महाराज कहते हैं, अब नाचे तो हम बहुत ज्यादा, इतना की गिनती करना मुश्किल है। और उस जमाने से रामपुर नवाब के महल में भी नाचा हूं, नेपाल महाराज के यहाँ भी नाचा हूं, और जमींदारों के यहाँ भी नाचा हूं, जहां मैं अक्सर तमाशा सुनता रहता हूं। यानी अलग अलग जो है महाराज के हम नाचे हैं, और अलग अलग महाराज में हमेशा जब महल में नाचे तो वहां पे तमाशे हुआ करते हैं। बोल सकते हैं एक तरह से जो नुक्कड़ वाला जो नाटक होता है उस तरह तमाशा सुनता रहता। वहां पे इनको तमाशा सुनने को मिलता था। उसी में कि यह जो महफिल है, हाँ, कि जहां महफिल भी लगी है, लड़का नाचेगा, जरा चारों तरफ थोड़ा खिसक कर जगह बनाओ तो सब खिसक जाए, और नीचे गलीच गलोच पर चांदनी, और गलीच के नीचे जमीन पर कहीं पर गड्ढे, कहीं पर खाच है। मतलब यह सब नहीं, मतलब यह सब नहीं, कौन परवाह करे, कौन परवाह करे। आजकल हमारे नए डांसर हैं कि स्टेज बड़ा खराब है। यानी अब यहाँ पे कहते हैं बिरजू महाराज कि भाई बहुत दिक्कत होता था वहां पे डांस करने वाले भी। वहां पे अलग अलग प्रकार के कलाकार रहते थे, धीरे धीरे जगह लोग बनाते थे। वहां पे मैं बैठता था आराम से क्या, वहां पे मैं दिक्कत से बैठता था और फिर वहां से अपना करता था अपना प्रोग्राम। और मतलब वो सब उतना सुख सुविधा से मतलब नहीं रहता था। लेकिन आजकल हमारे नए डांसर है कि स्टेज बड़ा खराब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा है। हम लोग को यह सब सोचने का कहाँ मौका मिलता था। यानी अभी का जो डांसर है वो बहुत नौटंकी करता है जी, कि स्टेज खराब है, यहाँ खराब है, वहां खराब है। लेकिन हम लोग ये सब नहीं सोच पाते थे, मौका ही नहीं मिलता था। नाचने आए हैं, नाच के जाओ। लेकिन अभी के कलाकार बहुत ऐसे करते हैं। अब गर्मी के दिनों में जरा सोचिए, एयर कंडीशन ना, कुछ बड़े बड़े पंखे लेकर जो नौकर चाकर थे वह हाँकते रहते थे, उनमें भी हाथ बचाना पड़ता था। यानी गर्मी के दिनों में अभी ना एसी वाला ऑडिटोरियम बन गया है, लेकिन एक समय होता था जब बड़े बड़े जो नौकर चाकर, इतना बड़ा बड़ा पंखा ऐसे महाराज वाला जो होकते रहते थे, ऐसे चलते रहता था। अब वहां हम नाच रहे हो, ऐसे से होक रहे, कहीं उनसे भी हाथ बचाना पड़ता था। नाचने में उससे ना लड़ जाए, कहीं दूसरे की गैस लाइट जल रही है उससे भी गर्मी। तो मतलब लाइट जलाने के लिए गैस वाला पहले आता था, एक छोटा सा सिलेंडर में गैस लगे, बत्ती रहता था, वो जलता था, उससे भी अच्छा रोशनी होता था, उससे भी गर्मी आती थी। हाँ, तो सोचिए अभी के एयर कंडीशन वाला क्या बुझेगा। अक्सर रात में होते थे या दिन में भी होते थे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कब होते थे? दिन में होते थे, रात में? दिन में भी होते थे। भैरवी का प्रोग्राम जो कहा जाता है, यह कायदा था कि रात के 1:30-2 बजे तक तो चलता था, या नाच वाच। यानी कुछ प्रोग्राम दिन में होते थे, कुछ रात में हो। उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ तो ठुमरी भाव पर विशेष दूसरे दिन 10 बज जाते की महफिल। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भैरवी का एक प्रोग्राम कहलाता था, और तो उसके समापन होता था मने टटोला पर, मने टोटल प्रोग्राम। यानी डांसर आया है तो सुबह से लेकर शाम तक, यानी पूरा प्रोग्राम होता था सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा नहीं कर सकते कि प्रोग्राम सिर्फ सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है, हमेशा हुआ करता था। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पूरा इंटरव्यू खत्म, पूरा इंटरव्यू खत्म। यहां से आपका पूरा इंटरव्यू है पंडित बिरजू महाराज का, पूरे उनकी जीवन में क्या क्या घटित हुआ। इसलिए मैंने आपको कहा था पंडित बिरजू महाराज ज्यादा पढ़े नहीं थे, पढ़ने की कोशिश किए थे।
तो ये उनका एक पूरा परिचय है। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज, कथक के पर्यायवाची ये कहे जाते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोशनी पब्लिकेशन पिछले 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। क्लास 9th की बुक, क्लास 10th की बुक, 11th और 12th की भी है हमारी। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, लिटरेचर में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेचर वाली बुक में आपको पूरा जो भी आपका, जैसे ही मैंने आपको एक एक लाइन बताया है, एक एक लाइन जो भी चैप्टर का है, ये सभी लाइन हमारे बुक में है। रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधुली में इस बुक में है आपका बीटीबीसी का सारा कंटेंट है, लेखक परिचय है, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर है। इंग्लिश में इंग्लिश का हिंदी किया हुआ है, इंग्लिश हिंदी के बाद उसका क्वेश्चन आंसर है। यानी एक कंप्लीट आप समझ के कुछ भी पढ़ सकते हैं। आपका जो भी चैप्टर छूट रहा है, जो भी चैप्टर में आपका प्रॉब्लम है, उन सभी चैप्टर को कवर करने के लिए हमारा ये YouTube चैनल, ये YouTube वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। तो ये सभी बुक अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे जाके परचेज कर सकते हैं। एसएसटी की भी बुक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी तरह की बुक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाना, ऑब्जेक्टिव में अगर आप चाहें तो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव है, जाके लगाइए ताकि आपकी तैयारी कैसी हुई ये पता लग सके। क्वेश्चन बैंक 2026 का विगत 10 साल, 12 साल का क्वेश्चन 2026 का, पिछले 10-12 साल का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसमें क्या क्वेश्चन आया है, किस पैटर्न पे आया है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, सारा चीज आप इसमें जान सकते हैं। ये भी आपको मिलेगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्रैश कोर्स, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट जो लाइंस होते हैं, वो सभी आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा, ताकि आपके एग्जाम में एक लास्ट मिनट जो रिवीजन होगा ना, वो इससे आप कर सकें। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आएगा। क्लास 11th के लिए कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत, 12th के लिए ये सभी बुक आपको अवेलेबल मिलेगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और आपके नजदीकी बुक स्टोर पे। अपने नजदीकी बुक स्टोर पे भी जाइए, रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन सीरीज का बुक मांगिए, जो भी आपका होता है, कैप्टन गोधुली, कैप्टन पनोरमा, कैप्टन संस्कृत, और भी है कैप्टन। हमारी कैप्टन आपका क्या है, एसएसटी में आपकी आती है भारत संसाधन में उपयोग। अगर आप भूगोल में देखते तो ये सभी बुक आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी बुक अगर आप चाहें जाके roshnipublication.com, सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन है। roshnipublication.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।